आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली सफलता की एक नई कहानी लेकर आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं मैं। और कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद में यूपीपीसीएस 2021 में 17वीं रैंक के साथ डिप्टी एसपी के पद पर चयनित हुए हैं। मेरे साथ हैं मिस्टर यामीन अहमद सर। आपका स्वागत है। जी सर, थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ और साथ ही जानेंगे कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं, साथ ही किस गांव से हैं। सर मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले से, और एक हमारा छोटा सा गांव है सरकड़ा नाम है उसका। सर मैंने प्राइमरी स्कूल की शिक्षा वहीं से प्राप्त की। फिर उसके बाद मैंने हाई स्कूल हमारे जो पोस्ट ऑफिस है बछराई वहाँ पर ANDP हाई स्कूल इंटर कॉलेज है फिलहाल, वहाँ पे मैंने हाई स्कूल किया। फिर उसके बाद चांदपुर से मैंने इंटर की शिक्षा प्राप्त की। अगर हम बात करें स्कूल के बाद में एकेडमिक्स के बाद में आपने सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ आपने कब जो है आपका ध्यान आकर्षित हुआ इनकी तरफ? सर मैं जब मैं BSc कर रहा था मेरठ से, तब उस दरमियान में मुझे पता चला कि सिविल सर्विस के बारे में। फिर उसके बाद मैंने जैसे जानकारी इकट्ठा की कि दिल्ली में इसकी तैयारी होती है, मटेरियल मिलता है, तो फिर मैंने वहाँ से मेरठ से BSc करने के बाद मैं दिल्ली चला गया। फिर वहीं पे जाके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की। फिर उसके बाद धीरे धीरे दूसरे एग्ज़ाम लेके। प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो आपने PCS के पहले भी कई सारी परीक्षाएं दी हैं, क्या उनमें आपका चयन वगैरह हुआ था? जी मैं उसके पहले मैं UPSC दे रहा था। UPSC में मैं प्रीलिम्स तो हमेशा क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन मेंस में कुछ राइटिंग स्किल की वजह से नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने 2010 में गृह मंत्रालय के अधीन जो खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें मैं ACIO रैंक पे चयन हुआ था। ACIO के पद पर इतना अच्छा पद है, उस पर चयन होने के बाद में आपको ये नहीं लगा कि अगर इस पद को छोड़ देंगे आप, या छोड़ने के बाद में अगर PCS की परीक्षा की तैयारी में आप लग रहे हैं, वो अंतहीन एक लक्ष्य होता है जिसमें ये पता नहीं होता कि तैयारी हमारी कब तक जारी रहेगी और कब तक सिलेक्शन होगा, तो ये बड़ा रिस्क था। आपने इसको कैसे मतलब एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया? जी देखिए, जब मैं 2010 में IB में सिलेक्ट होके कलकत्ता, फिर उसके बाद मुंबई यहाँ पे पोस्टिंग हुई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ पे दूसरी भी चैलेंजेस हैं। उसके बाद मैंने UPPCS की अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी और 2015 में मैंने इंटरव्यू दिया। फिर तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा अगर मैं टाइम ज़्यादा डेडिकेट करूँगा तो हो सकता है कि मैं इसमें ज़्यादा सफलता हासिल कर सकूँ। अगर मान लीजिए इस PCS में भी अगर आपको अभी सफलता नहीं मिलती तो उसमें हो सकता था कि आपको ज़्यादा इसका तनाव हो सकता था, तो उस कंडीशन के लिए भी क्या आप तैयार थे? जी देखिए, एक बार ये मैं 2015 में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर 16 में दिया, फिर 17 में दिया। तो सर उसके बाद मुझे ऐसे लगने लगा था कि मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा। लेकिन ये 18 में क्या हुआ, 2018 के UPPCS में सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस चेंज होने से हमारा जो स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में बदल गई। फॉर एग्जाम्पल कि मैं GS MCQ वाला जो था उसमें 400 में से 320, 40 ऐसे स्कोर कर रहा था, लेकिन अचानक से GS सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद से मुझे थोड़ी सी चैलेंजेस बढ़ गई, क्योंकि GS में GS के 4 पेपर हैं, 4 के ऑल ऑफ देम आर इन राइटिंग इन द सब्जेक्टिव मैटर। तो उसके बाद मुझे चैलेंजेस बढ़ गए, लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद प्रयास जारी रखे। सेल्फ स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस और जो भी चैलेंजेस थे उनको मैंने ओवरकम करने की कोशिश की। साथ में मैंने फॉरेस्ट एग्जाम, उत्तराखंड PCS, हरियाणा PCS, ये सब में मैंने तैयारी एग्जाम में अपीयर किया और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेंस देना था मुझे भी। यानी अगर मेंस की मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपने जो है कई स्टेट PCS की मुख्य परीक्षा में आप शामिल हुए हैं जी। और इसके अलावा जैसे अभी वर्ष 2023 के 24 के आगामी वर्षों में जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें जो नए एस्पिरेंट्स आते हैं PCS की तैयारी में, तो उनके सामने वैसे सभी को पता है कि इसमें 3 चरण हैं। एक तो प्रारंभिक परीक्षा है, आपकी मुख्य परीक्षा है, तीसरा साक्षात्कार है। तो मेनली जो प्रारंभिक और जो मुख्य परीक्षा है, इन परीक्षाओं की तैयारी जब बच्चे करते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि प्रीलिम्स को या प्रारंभिक को पहले पढ़ना शुरू करें या मुख्य परीक्षा को पहले पढ़ना शुरू करें। आप उसमें थोड़ी क्लैरिटी कम रहती है बच्चों को, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। जी देखिए, अगर हम इसकी तैयारी स्टार्ट करें तो प्रीलिम्स की तैयारी जो है उसके लिए एक स्टडी मटेरियल है, एक प्रॉपर है। घटना चक्र आप पढ़ लीजिए, घटना चक्र हर सब्जेक्ट की आती हैं और वो अपडेटेड वर्जन ले लीजिए। फिर उसके साथ साथ जो परीक्षा वाणी की बुक्स आती हैं, ज्योग्राफी की परीक्षा वाणी की 2 बुक आती हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड। फिर उसके बाद जो मैंने हिस्ट्री में किया वो करंट कंपटीशन की बुक आती है। फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की आती है। एनवायरमेंट में मैंने शंकर IAS की बुक आती है, वो मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद जो भी टॉपिक हैं, जो करंट अफेयर में, घटना चक्र और जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको, जो विजन की मंथली मैगजीन आती है, मैं उसको पढ़ता रहा। ये तो बात हो गई जो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसके स्तर की मतलब आधार अगर बना सकते हैं बुक्स को लेकर के, तो ये उनकी बात हो गई। हमारा जो सवाल था एक्चुअली वो था कि जैसे प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा के बच्चे ऐसा करते हैं कभी कभी कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने बैठ जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें और उस पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जब वो मुख्य परीक्षा का समय आता है तो फिर वो वहाँ ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि उनकी तैयारी
आंसर राइटिंग लेवल तक की नहीं होती है। तो इनमें से पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ उसको रखना चाहिए प्रीलिम्स को, या फिर प्रीलिम्स के सेपरेटली करना चाहिए? जी, इसके लिए क्या करना चाहिए कि प्रीलिम्स के पहले आपका जो मेंस का सिलेबस है वो सारा सिलेबस आपका कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या है कि उसके नोट्स या सिनॉप्सिस आप बना लें। आंसर राइटिंग जो जैसे ही प्रीलिम्स आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप 4 टेस्ट राइटिंग एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए कोचिंग में, क्योंकि उससे क्या होगा, एक टाइम मैनर रहेगा, शेड्यूल रहेगा, एक फोकस रहेगा, और फिर आपकी रैंकिंग वहाँ कंपटीशन का माहौल होगा जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। तो उस टेस्ट सीरीज से आपको क्या होगा, बहुत बेनिफिट होगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, एक एग्जाम टारगेट हो जाएगा, तो उससे बहुत बेनिफिट होगा। लेकिन सिलेबस जो है वो प्रीलिम्स के पहले आपका कवर हो जाना चाहिए, और विद नोट्स या सिनॉप्सिस। प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद आप नोट्स बनाने नहीं टाइम मिलेगा आपको, सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हैं, फिर आप उसको टेस्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मुख्य परीक्षा है उसको ही आधार बना करके प्रीलिम्स भी शामिल किया जाए उसमें। जी, उसका प्रीलिम्स में भी बेनिफिट होगा। ओके। तो ये एक बड़ा ऐसा डाउट है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं इसके बारे में। अब अगर मुख्य परीक्षा की बात कर लेते हैं, इसमें जो है अगर सामान्य अध्ययन के जो 4 पेपर हैं उसमें आंसर राइटिंग, इसके लिए जब हम उत्तर लेखन करते हैं तो उसमें कौन से ऐसे बिंदु होने चाहिए आपके उत्तर में जो आप विशेष बिंदु हो या विशेषताएं ऐसी रखते हो कि बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके उत्तर से वो बिल्कुल खास प्रभावित करें एक एग्जामिनर को? जी, देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे जो मेंस के हर एक पेपर में होते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, 125 वर्ड्स के होते हैं और 200 वर्ड्स के होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है, पहले तो है कि 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट होने चाहिए, फिर आती है क्वालिटी की बात। क्वालिटी पे देखिए, जैसे क्वेश्चन की जो डिमांड है, आप उस क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको मार्क्स स्कोर होंगे। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पे ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन से ज़्यादा का ना हो, और वो क्वेश्चन से बिल्कुल डायरेक्ट हिट करता हो, डायरेक्टली एड्रेस करता हो उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन की डिमांड है स्पेसिफिकली। फिर इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में मैं क्या करता था, जैसे नक्सलिज्म है तो नक्सलिज्म के कारण पूछे हैं, प्रभाव पूछे हैं, या उसके समाधान पूछे हैं, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन लिखा। इंट्रोडक्शन के बाद में एक पहला हेडिंग डालता था, हेडिंग डालने के उसमें 8 या 9 पॉइंट लिखता था, फिर 9 पॉइंट बुलेट पॉइंट, इलेबोरेट बिल्कुल भी नहीं, 2 लाइन का मैक्सिमम पॉइंट, या नहीं तो एक ही लाइन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालता था सेकंड पेज पे, फिर उसके 8-9 पॉइंट लिखता था, फिर उसके बाद में कंक्लूजन लिखता था। इससे क्या होता था कि क्वेश्चन की जो डिमांड है एग्जामिनर को क्लियरली स्पेसिफाई हो जाती थी कि आंसर कैंडिडेट को आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तर है हमारा वो इतना छोटा होना चाहिए कि इजीली समझा पाएँ, मैसेज जो हम देना चाह रहे हैं वो क्लियर कन्वे हो, और वो हेडिंग्स में हो, ताकि उसको पढ़ना ना पड़े अंदर के क्या लिखा है, उसको हेडिंग से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन की जो डिमांड है वो एड्रेस की गई है। और फ्लो चार्ट डायग्राम बनाने से क्या होता है, पिक्टोग्राफिक हो जाता है, वो एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ ये स्टूडेंट तैयारी करके आया है, और उसका इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव जाता है। तो ये पिक्टोग्राफ जैसे डायग्राम्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, और कोटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेन पॉइंट्स हेडिंग्स का जो है ज़्यादा मतलब प्रभावशाली रहता है, ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, और मैसेज बहुत इजीली कन्वे हो जाता है। उसको एग्जामिनर को एक पॉइंट पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट तैयारी करके आया है और क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको एड्रेस कर रहा है। ठीक है। और एक जैसे अब हम जो मुख्य परीक्षा है उसका अगर मटेरियल की बात करें तो एनसीईआरटी बड़ी चलन में होती हैं, और एनसीईआरटी के लिए सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी कितना ज़्यादा मतलब आधार बना पाती है इन परीक्षा के लिए? सर देखिए, लक बाई चांस कहिए, जो भी रीजन कहिए, मैंने एनसीईआरटी कोई भी नहीं पढ़ी है। तो मैंने उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को मैंने बेस बनाया, और उन्हीं को डेली उसकी प्रैक्टिस की, और उसके बाद जो टेस्ट राइटिंग है प्रीलिम्स की हो या मेंस की हो, मैंने उस पर बहुत ध्यान दिया। तो कुछ बुक्स जो मेंस के लिए आप मेंस के लिए मैं देखिए, अब मैंने सारा जो मटेरियल किया वो विजन आईएएस का जो स्टडी मटेरियल है मेंस का, वो सारा मैंने स्टडी किया। मंथली हो, मेंस 365 हो, या उनके स्टैटिक मटेरियल हो, सारा मैंने उसको रेफर किया, और उसी पे बेस पे मैंने अपने नोट्स बनाए, सिनॉप्सिस बनाए, और फिर मैंने उसी के बेस पर राइटिंग प्रैक्टिस की। तो कभी कभी हम देखते हैं भाई, जैसे अभी परीक्षा में तो लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं और सपने लेकर के जाते हैं कि हम बनेंगे डीएम, एसडीएम, या फिर मतलब पीसीएस का लेवल है तो एसडीएम या फिर डिप्टी एसपी या और जो भी पद हैं उन पदों के लिए वो आते हैं। और सबसे पहला सवाल उनके दिमाग में ये रहता है कि क्या इस परीक्षा के लिए कोचिंग की आवश्यकता है? देखिए, कोचिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग से थोड़ा बहुत तो बेनिफिट होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि आपकी सफलता को डिसाइड करे वो। देखिए, आपकी हार्डवर्क है, स्ट्रेटजी है, हार्डवर्क के साथ साथ स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी का मेरा मतलब इस बात से है कि स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, वो सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता। उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, जैसे आपने उसको स्टडी रीडिंग किया, रीडिंग करने के बाद क्या है कि आप उसके नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से, सिनॉप्सिस बनाने से क्या होता है कि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर पाएंगे। रिवाइज कर लेंगे तो आपका क्या होगा कि जो जो मेन पॉइंट है वो एग्जाम में ड्रॉप नहीं होंगे।
फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं। एसडीजी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एसडीजी होगा, आर्टिकल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, वो ऑलमोस्ट ऑल केसेस में, ऑल मैटर्स में केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो हम जो उनको जितना ज़्यादा कोट करेंगे और जितना ज़्यादा उनको रिवाइज कर पाएंगे एग्जाम से पहले, उतना ही हम लिख पाएंगे। ये थिंकर्स की जो कोटेशंस हैं पर्टिकुलरली 4th पेपर में, वो बहुत हमें हेल्प करती हैं। यही कोटेशंस हमें ऐसे में भी काम करती हैं। वीमेन एम्पावरमेंट है, एनवायरमेंट है, एजुकेशन है, कोई भी टॉपिक हो, वो कहीं ना कहीं हर एक थिंकर्स का उसमें आप मेंशन करेंगे कोटेशंस, तो वो बहुत इंप्रेशन जाता है। और उसको मेरा एक पर्सनल एडवाइस है कि उसको ब्लैक पेन से कोट करें। ब्लू पेन से आप लिख रहे हैं तो कोटेशंस को हमेशा ब्लैक पेन से करें, या हाईलाइट भी कर सकते हैं। जो भी कोटेशन वगैरह इस्तेमाल करेंगे उनको ब्लैक पेन से ही लिखना है। ब्लैक पेन से जी, ठीक है, जरूर। और इसमें अगर हम ऐसे राइटिंग की बात करें, उसमें भी बड़ा बच्चों को ये लगता है कि ऐसे राइटिंग कैसे कर सकते हैं हम, इजीली उसको कैसे सीख सकते हैं। जी देखिए, क्या होता है, हमारा जो मेंस का सिलेबस है वो इतना वास्ट है, तो अब जो ऐसे आते हैं यूपी के, वो मैं क्या करता था, जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर के ऐसे के पेपर्स हैं, मैंने उनको लिख के और जो अपने सीनियर्स से, अपने फ्रेंड्स से, उनको चेक करवा लिया। उससे क्या हुआ कि मेरा जो इलेबोरेशन था, वो सारा प्रेजेंटेशन एकदम इंप्रूवमेंट कर गया। उसमें कोटेशंस मैंने डाल के फ्लो चार्ट में 1-2 बना लेता था मैं उसमें, ताकि उसको इंप्रेशन एग्जामिनर को अच्छा चला जाए। तो ऐसे राइटिंग तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि जीएस के जो अलग अलग विषय हैं जी, पहले अगर उसको अच्छे से अध्ययन कर लिया जाए तो उस नॉलेज के, उस ज्ञान के बिहाफ पर ही वो ऐसे राइटिंग अच्छे से कर पाएंगे। जी जी, जितना आपका जीएस स्ट्रॉन्ग होगा वो ही रिफ्लेक्ट होगा ऐसे में। उसी में ही आप अपने बिंदु रख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जी, उसमें बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट है तो उसमें आप सोशल डायमेंशन है, उसकी हिस्टोरिकल डायमेंशन है, उसमें पॉलिटिकल डायमेंशन है, भारतीय समाज का एक परिप्रेक्ष्य वहाँ रखना होगा। जी, भारतीय समाज का भी, राजनीति, आर्थिक, जो एथिक्स है, मोरालिटी है, जो मतलब जीएस के जो ऑल 4 पेपर्स हैं, उसमें आप जितना डाइवर्सिफाई करेंगे आंसर को, वो उतना डाइवर्सिफाई होने से उसका रिफ्लेक्शन होगा कि जो स्टूडेंट है उसकी कवरेज, उसकी स्टडी एरिया बहुत वाइड है, उसका इंप्रेशन ये जाएगा जी। लेकिन ऐसे को इग्नोर ना करें, ये ना समझें कि हमने ऐसे जीएस तैयार कर लिया है, हम इसी बिहार पे एग्जाम में जाके लिख जाएंगे। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिखते हैं, अरे हमें बहुत नॉलेज है। ऐसा नहीं होता है। आप जितना यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, एक सधा हुआ आंसर लिखा जाएगा, सधा हुआ आंसर लिखा जाएगा, तो फिर उसकी जो इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे बहुत अच्छा जाएगा, और उसके बाद आपको मार्क्स भी मिलेंगे। मतलब आपको पहले इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी होगी उत्तर लेखन की। जी 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 जी, वहाँ जाने से पहले बहुत ही ज़्यादा। हाँ, ये ना समझेंगे आप डायरेक्ट वहीं पे जाके ऐसे लिखेंगे जी। और ये भी अभी देखा गया है कि जो यूपीएससी है और यूपीपीएससी है, ये दोनों आयोग की, अगर हम भारत के स्तर पर देख रहे हैं तो यूपीएससी है, लेकिन अगर सभी राज्यों में हम देख रहे हैं तो यूपीपीएससी इसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं अभ्यर्थी यूपीएससी के बाद में। जी जी जी। तो इन दोनों में क्या आपके हिसाब से विषमताएं हैं या कुछ समानताएं हैं कि एक ही परीक्षा की तैयारी से दोनों को दिया जा सकता है क्या? जी जी, दोनों एक ही एग्जाम, यूपीएससी की तैयारी से स्टेट यूपीपीसीएस को आराम से क्लियर किया जा सकता है। इसका बेनिफिट ये है कि सारे जो एग्जाम का पैटर्न है वो सेम है, बल्कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो स्टेट के यूपी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिलेटिवली इजी आते हैं। बस इसमें थोड़ा सा आप यूपी स्पेशल के जो सवाल आते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 80 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, 4 पेपर मिला के, उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन जो आते हैं यूपी स्पेशल के आते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप उस पर ध्यान लगा लेंगे, एक वो बुक आती है केबीसी नैनो की, उसी से आप मटेरियल कर लीजिए, क्वेश्चंस बना लीजिए, और जो सिलेबस है उसमें खासतौर से टूरिज्म है, इरिगेशन है, उस पर कुछ ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आजकल, स्किल डेवलपमेंट है। लेकिन प्रीवियस ईयर के और या सिलेबस है जो, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसमें आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ यूपी के आप अगर एग्जाम अपियर करते हैं, गाजियाबाद सेंटर होता है मेंस का, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए आपको प्रयागराज जाना होता है, बाकी आपको कहीं नहीं जाना होता है। तो अभी जैसे यूपीएससी और जो यूपीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है, इनकी प्रीलिम्स एग्जाम है, उनके जो पेपर हम देखते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। वो थोड़ा संकल्पनात्मक होता है, मतलब यूपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वो बनाने की कोशिश करता है उसको, प्रीलिम्स को भी, और उसमें भी कट ऑफ भी आप देखते हैं कि वो 50% के अराउंड ही वो हमें देखने को मिलती है। जबकि यूपीपीसीएस का अगर हम देखते हैं तो बड़ा तथ्यात्मक तरीके का पेपर होता है उसमें। तो ये तैयारी थोड़ी डिफर करेगी क्या इसमें? ये तैयारी, ये आप बिल्कुल 100% बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो क्या है कि प्रीलिम्स की यूपीपीसीएस का जो आप अगर घटना चेक नहीं करेंगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होना थोड़ा मुश्किल जरूर हो जाता है। आपको कितनी भी नॉलेज रहे, क्योंकि उधर क्या होता है, बहुत ही क्लोज आंसर रहते हैं, फैक्चुअल होते हैं, मतलब स्टूडेंट उसकी तरफ ध्यान भी नहीं लगाता कि ऐसा सवाल भी हो सकता है। वो इतना फैक्चुअल और इतना क्लोज आंसर होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। यूपीएससी का क्या होता है कि आप एनालिटिकल करके क्वेश्चन ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। आप इसमें अगर गैस करेंगे, हो सकता है आपका लगभग चांस सही हो जाए, लेकिन संभावना कम ही रहती है फिर भी। लेकिन अभी ये बेनिफिट ये क्या हो गया कि प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का यूपीपीसीएस का साइकिल जो है वो यूपीएससी से ओवरलैप कर रहा है। मतलब प्रीलिम्स यूपीएससी का होगा तो यूपीएससी का भी, यूपीपीसीएस का भी साथ में हो रहा है, वैसे ही मेंस हो रहा है, वैसे ही इंटरव्यू हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, दोनों की तैयारी में
कोऑपरेशन हो जा रहा है, यानी collaboration हो जा रहा है। हम कह सकते हैं कि काफ़ी अब समान एक जैसा पैटर्न ही लगभग एक ही जैसा ही हो गया है लगभग जी दोनों का ही। जी जी थोड़ा सा बस प्रीलिम्स के स्तर पर ऊपर नीचे हो जी सकता है। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो सर थोड़ा सा हम जानते हैं इसके बारे में, जैसे अभी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से आप इस साल जो हैं इकलौते डीएसपी चुने गए हैं जी। और तो घर में जब पता लगा आपके गांव में आसपास के क्षेत्रों में कोई मतलब जैसे सुना होगा तो एकदम कैसा माहौल रहा वहाँ का? सर देखिए सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जो जिन लोगों ने खास तौर से देखिए सिलेक्शन की बात तो सब लोग आते हैं, लेकिन हमें कई लोग ऐसे हैं जो जब हम तैयारी कर रहे थे उस दरमियान में भी हमारी बहुत मतलब भैया पढ़ाई करो आप टेंशन मत लो, भैया पढ़ाई करो आप टेंशन मत लो, उन सब लोगों की बहुत मतलब एक उम्मीद भी रहती है, और फिर हमें भी लगता है कि आप इतना हमारे लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए। हालांकि मैं तैयारी मतलब मेहनत अपनी तरफ से कर रहा था, कुछ स्ट्रेटजिक मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से ये इतना टाइम लग गया। लेकिन इस तैयारी में जो हमारे पंकज भाई हैं, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, एक आनंद भाई हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की, खासतौर से क्योंकि मैं सेल्फ करता था, मेरे पास कंटेंट या नॉलेज की कोई कमी नहीं पड़ती थी, लेकिन क्या होता था प्रेजेंटेशन के पॉइंट पे मेरे कहीं ना कहीं वीकनेस आ जाती थी। लेकिन इन दोनों जो दोस्त हैं हमारे, उन दोनों ने बहुत हेल्प की, और उसके साथ हमारा क्या हुआ कि टेस्ट राइटिंग हम डेली करते थे। क्या होता था कि मतलब हम कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो वीकली 10 डेज ऐसे करके होता है, लेकिन ये जो लोग थे हम क्या करते थे ग्रुप बना के डेली आंसर राइटिंग करते थे। सुबह में टेस्ट पेपर बना लेते थे, और एक हम तीनों में से एक की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि टेस्ट पेपर बना ले, और शाम को 3 घंटे बैठ कर उसको लिख देते थे। इससे क्या हुआ कि हमारी तैयारी में बहुत स्ट्रेंथ आ गई, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वो हमने ऑलरेडी टेस्ट में लिख रखे थे, तो उससे क्या हुआ एग्जाम में हमारा फियर तो बिल्कुल भी नहीं था, ना ही ये क्वेश्चन छूट जाएगा, ऐसी कोई मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम हो गई, क्योंकि हम डेली राइटिंग कर रहे थे। पूरा सिलेबस हमने इधर से लिया और उधर तक निकाल दिया, और ऐसा हम 2 बार राउंड लगाए हमने। तो फिर क्या हुआ कि स्ट्रेंथ आ गई, कंसोलिडेट हो गया मैटर पूरा, तो वो एग्जाम में जाके हमें कुछ ना फियर और ना ही क्वेश्चन कि नहीं होगा या नहीं आएगा, ऐसी कोई संभावना, कि कॉन्फिडेंस आ गया उससे। तो ग्रुप स्टडी भी से भी इसमें काफ़ी फ़ायदा आपको मिला है? जी, ग्रुप स्टडी से मुझे फ़ायदा मिला है, खासतौर से मुझे आंसर राइटिंग में। ओके जी। तो इसकी अगर ज़्यादातर आपसे पूछा जाए कि कामयाबी का जो श्रेय है, पीछे से लोग को सपोर्ट करते हैं कि भाई इतना लंबा समय हो रहा है, मतलब समय बीतता जाता है इन तैयारियों में, और कंफर्म तक नहीं होता है कि अभ्यर्थी को कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो उस समय को आपने कैसे महसूस किया वहाँ? जी देखिए, प्रेशर तो आता ही है, खासतौर से मतलब मैं मैरिड भी हूँ, 2 बच्चे हैं, तो उसके बाद घर में सब लोग हैं, तो लेकिन मतलब घर वालों की हमारी जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब मम्मी पापा हैं, भाई बहन, वाइफ हैं, बच्चे हैं, सब ने बहुत सपोर्ट किया। अब जो हमारी बेटी है वो करती पापा आप ना आंसर राइटिंग और ज़्यादा करो। मैं लाइब्रेरी से आता डेली, तो छोटा बच्चा पूछते हुसैन कि आप पापा आज क्या पढ़ के आए हैं, अच्छा करंट अफेयर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो उससे और मोटिवेशन आता था कि थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए मुझे। हालांकि मेहनत कर रहा था, बट क्या कहीं स्ट्रेटजी में कहीं मिस्टेक हो रही थी इसलिए लेट हो रहा था, लेकिन मतलब डेली ऐसा होने से और थोड़ा मोटिवेशन आता ही रहता था। जी। और बाकी जो आपके साथी हैं उनको पता लगा क्या प्रतिक्रियाएं रही उनकी? जी देखिए, हम सही बताऊं तो जब रिजल्ट आने वाला था दोपहर से लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, तो हम जितने ग्रुप जो राइटिंग वाले कर रहे थे वो सारे लोग हम एक ही फ्लैट में आ गए, क्योंकि हमारे एक तिवारी जी हैं उन्होंने इंटरव्यू दिया, फिर और जो पंकज भाई थे उन्होंने लगभग चांस उनका मीन्स नहीं हुआ, लेकिन हम लोग सब एक ही फ्लैट में थे। और जैसे ही हमारे राहुल भाई उन्होंने रिजल्ट देखा तो उसमें लगा हाँ उसमें आ गया, तो सब लोग बहुत खुश हुए। तो आपके ग्रुप में जैसे आप बता रहे हैं, तो आपके ग्रुप से अभी और भी सिलेक्शन हुए हैं साथ के जो आप? सर देखिए, लग बाई चांस ऐसा शायद नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, मुझे उम्मीद है कि इस बार उनका ज़रूर होगा जी। और इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जब हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ पे हमारी दीप लाइब्रेरी है जिसमें हम पढ़ते थे, वहाँ पे जो कुलदीप भाई हैं उनके ऑनर जो हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। मतलब टाइम में ये नहीं कि भाई इधर बैठो इधर टाइम, वो कुछ भी नहीं, हमेशा इतना कोऑपरेट किया, मोटिवेट किया। सबसे ज़्यादा उन्होंने मिठाई डिस्ट्रीब्यूट लाइब्रेरी में की कि देखो हमारे यहाँ से ये सिलेक्ट हो गए हैं, और मतलब उससे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब ये टेंशन नहीं रहता था कि यार लाइब्रेरी में कि टाइम से नहीं गए, लेट हो गए, पहले हो गए, कुछ नहीं, जहाँ बैठना है बैठो, जैसे चलाना जो मर्जी करो आप, उसमें बहुत फ्रीडम थी, बहुत मोटिवेशन आता था जी। तो जब आप तैयारी का जो संघर्ष चलता है उस समय कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं आपके साथ में जो खड़े रहते हैं हमेशा? जी 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 जी। लेकिन ज़्यादातर माहौल हमें देखने को यही मिलता है कि भाई लोग सवाल करते हैं कि वो आपकी जो सफलता आपने अर्जित की है उस पर ज़्यादा ध्यान है, ग्लोसी पार्ट पर, जो चमक वाला पार्ट है सफलता पर, लेकिन जो उसके पीछे का संघर्ष है उसको कोई जानना नहीं चाहता ज़्यादातर। वो सोचते हैं कि मिल गया, हम भी ऐसे करेंगे, ऐसे भी ऐसे बनेंगे, लेकिन उसके पीछे की जो कड़ी मेहनत है, एक्चुअल वर्क वो होता है। जी जी। मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें तो उसमें एक सामान्य हिंदी का पेपर है, उसके लिए क्या विशेष तैयारी हो सकती है? असर क्या है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो मैनेजेबल है।
लेकिन जो सर जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं उनको क्या होता है कि ग्रामर है, वहाँ पर मुहावरे हैं 30 नंबर के, फिर उसके बाद शुद्धि अशुद्धि है और जो दूसरे टॉपिक्स हैं उसमें अगर तैयारी सर कर लेते हैं तो आप मतलब 70, 80 या 90 तक मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो थोड़ा सा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें स्कोर करना रिलेटिवली ईजी है। टेक्निकल मैटर मतलब जब आप स्कोर आंसर सही लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। तो उसमें क्या है कि इंग्लिश मीडियम वालों जो स्टूडेंट्स हैं उनको खास तौर से उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। यानी सामान्य हिंदी पर भी अच्छा खासा फोकस करना होगा। जी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा भी मेहनत करने से उसके मार्क्स रिवॉर्ड ज़्यादा है, कॉस्ट बेनिफिट जो है उसका ज़्यादा है, उससे बेनिफिट होता है। तो फिर आप स्कोर ज़्यादा आएगा तो थोड़ा सा रैंक आपकी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है कि ये आपकी भाषा को लेकर के कि आपका उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो हिंदी भाषी हैं जी, वो हिंदी में उत्तर लिखना या कहिए कि हिंदी भाषा को प्रेफर करते हैं। तो आपका माध्यम क्या रहा इस परीक्षा में? सर मेरा मीडियम इंग्लिश है। तो सर उसमें एडवांटेज क्या हुआ कि मुझे जो कोचिंग मटेरियल है और जो मटेरियल है जो खासतौर से जो नया सिलेबस आया है उसमें सर इंग्लिश में थोड़ा एडवांटेज तो जरूर है। इसीलिए क्या हो रहा है सर, हम हाल के वर्षों में देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, सफलता की जो दर है वो बढ़ गई है। तो आप ये कहने का आपका मतलब है कि जो हिंदी भाषी या फिर अंग्रेजी भाषी है उसमें ज़्यादा प्रभावशाली अंग्रेजी भाषा के उत्तर लेखन है? सर उत्तर लेखन की प्रॉब्लम नहीं है सर, वो क्या है कि कुछ माइंडसेट ऐसा है या क्या रीजन है पता नहीं। एक क्या होता है कि सर इंग्लिश मीडियम में जैसे अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है मटेरियल की, तो कोचिंग है, टेस्ट सीरीज है, तो सर उससे कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेज मिल रहा है। तो उससे इंग्लिश मीडियम का सर आप देखो तो टॉपर्स हैं सब, आप सर इंग्लिश मीडियम में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो इंग्लिश मीडियम में आपका मतलब ये है कि ज़्यादा प्रभावशाली है, मतलब सर इंग्लिश माध्यम अगर चुनते हैं उसके लिए? सर क्या है कि सफलता की दर ही हमारे, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव एग्जाम क्वालिफाई करना है और एग्जाम से ये हो रहा है तो फिर सर, क्योंकि सर देखिए अभी ऐसा चलता रहता है ना, अभी माध्यम को लेकर बड़े दुविधा उत्पन्न रहती है कि हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन कम होता है ना, ये बड़ा सवाल चलता रहता है बच्चों के मन में। लेकिन सर फिर भी क्या है कि हिंदी मीडियम में ऐसी बात भी नहीं है सर। आप जैसे कई कोचिंग है दिल्ली में जो मटीरियल उनका अच्छा है, और सर आप मेन क्या होता है सर, आप अगर आंसर राइटिंग करेंगे, आपका सिलेबस तैयार है तो सफलता तो आपकी आएगी सर। हो सकता है कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े। सर क्या है कि आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर है, सारे टॉपिक, कंसेप्ट, क्लैरिटी, तो सर आपका सिलेक्शन होगा। मीडियम तो एक फिर बाधा नहीं आएगा। मीडियम बाधा कहाँ पर आता है कि सर आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसे बढ़िया कोचिंग नहीं मिल पा रही, उसमें दिक्कत आती है। बाकी अगर आप ये सब मैनेज कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको बाधा आएगी लेकिन बहुत आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। जी सर। मुख्य परीक्षा में हमने काफ़ी सारे जो मतलब पेपर्स हैं, लगभग सारे पेपर्स की बात की है, उसमें एक वैकल्पिक विषय जो रहता है आपका क्या था ऑप्शनल? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। और सर हिस्ट्री में मैंने क्या किया कि जो लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के, सर मैंने उन्हीं सभी क्वेश्चंस के मॉडल आंसर तैयार किए। जितनी भी मैं बुक्स पढ़ रहा था, कोचिंग के नोट्स लेके आया, वहाँ सबसे मटेरियल इकट्ठा करके उस सब के मैंने मॉडल आंसर तैयार कर लिए। और जो हाल के जो वर्षों के 2-3 ईयर के यूपीएससी वाले भी मैंने सवाल उसमें शामिल कर लिए। उससे मुझे क्या हुआ कि एग्जाम में जो 15 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने होते हैं, उन सबके जो क्वेश्चन थे वो रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो फिर मुझे लिखने में एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, और घर से मॉडल आंसर बना के, फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के, जैसे अभी इस बार के मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन आया था लैंड रेवेन्यू पॉलिसी का। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में इंडिया में 3 हैं, मतलब ब्रिटिश काल में परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। तो मैंने क्या किया, उसमें इंडिया का मैप बनाया कि उसमें तीनों को दिखाते मैंने, इधर परमानेंट सेटलमेंट, इधर रैयतवाड़ी है, इधर महलवाड़ी है। उससे क्या हुआ, एग्जामिनर को क्लियर समझ में आ गया कि लड़का पढ़ के आया। और हिस्ट्री ऑप्शनल में क्या होता है कि अगर आप मैप बनाते हैं तो उसका अलग इंप्रेशन जाता है। जैसे ज्योग्राफी वालों से उम्मीद रहती है एग्जामिनर को कि ये बनाएंगे, लेकिन हिस्ट्री वालों की वो राइटिंग वाला ही होता है, तो इसलिए उनको उम्मीद भी कम रहती है। लेकिन आप जब बनाते हैं तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। तो ऐतिहासिक जो मानचित्र हैं वो बड़े महत्व रखते हैं उसमें। जी, उसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपकी लोकेशंस कहाँ हैं, कैसे हैं, टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, समुद्रगुप्त का है, तो उस टाइप का अगर आप मैप बना के दिखाएंगे तो मैप से क्या होता है कि एग्जामिनर को क्लैरिटी आती है, हाँ ये लोकेशंस यहाँ पर हैं। क्योंकि क्या होता है, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो में, ये आज की प्रेजेंट में तो लोकेशंस हैं, लेकिन वो लोकेशंस भी पता होनी चाहिए और लोकेशन उसको कन्वे हो जाए एग्जामिनर को, तो उससे क्लैरिटी रहेगी हड़प्पा का जो एक्सपेंशन है या गुप्त काल का है या मौर्य काल का है, तो किधर भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, उससे एग्जामिनर में अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ ये तैयारी करके आया है। तो इसमें ऑप्शनल में आपके कितने मार्क्स रहे दोनों पेपर में? सर अभी इस बार के तो मार्कशीट नहीं आए हैं, लेकिन सर पिछली बार मेरे 257 मार्क्स थे। तो आप अगर वैकल्पिक विषय को किसी को बताना चाहें कि इतिहास को ले सकते हैं या इसके अलावा कोई दूसरा विषय कोई भी चुन सकते हैं, ये जो वैकल्पिक विषय है उसका चुनाव का आधार क्या होना चाहिए? सर देखिए क्या होता है कि चुनाव का आधार अभी जो ट्रेंड भी चल रहे हैं, जैसे सर हिस्ट्री है, हिस्ट्री का क्या है, काफ़ी पॉपुलर सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री में ये पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें मार्क्स बहुत कम कभी नहीं आएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और उसके थोड़ा तैयारी सही से किए तो 220, 30, 40 ये आराम से आएंगे आपके। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इसमें 300 भी लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए कभी रोकेंगे नहीं आपको।
हिस्ट्री ऑप्शनल ऐसा है, ये एवरग्रीन है, कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी कम आए, लेकिन सिलेक्शन में आपके कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। तो क्या आपने जैसे अभी आप जैसे आपने हमें बताया कि कई बार आप जो है मुख्य परीक्षा तक पहुंचे हैं, उसमें ऑप्शनल आपका ये सेम ही रहा था हर बार? जी जी, ये चेंज किए हैं आपने? जी नहीं, मैंने ऑप्शनल हमेशा सेम रखा है। कभी कभी हमने ऐसे देखते हैं कि स्टूडेंट पहले लेके सोचते हैं कि हमने वैकल्पिक विषय गलत लिया है, उसके बाद वो चेंज करते हैं उसको, फिर बाद में लगता है उनको मार्क्स कम आते हैं तो फिर से चेंज करते हैं, कभी वापस उस पर आ जाते हैं। जी सर। तो ये सारी चीज़ें आपकी नहीं रही, मतलब आपने जो वैकल्पिक विषय था जो शुरू में था वो आपने अंत तक रखा? सर देखिए, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं उन्होंने सब्जेक्ट चेंज करते हैं, बट सर उनका मैंने देखा कि उस डिसएडवांटेज है। क्या होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट जब तैयार करते हैं 70% तैयार हमने कर लिया है, तब हम उसके बाद मेंस दे रहे होते हैं, फिर आपने क्या किया जो 30% रहेगा वो स्कोर नहीं आया, तो आपने उस 30% को कवर करने के बजाय आपने एक नया ऑप्शनल लिया, फिर आपको वो 70% कवर करना है, तब आप उसमें आगे एक्सेल करेंगे। तो सर क्या होता है, आपके एफर्ट जो है डिवाइड हो गए। अगर आप उसी 30% को कवर कर लेते तो आपको नया ऑप्शनल नहीं पढ़ना पड़ता, फिर आप उसी की 30% तैयारी करके फिर आप उसकी टेस्ट राइटिंग कर लें, जो सीनियर्स हैं उनसे आपके क्वेश्चन चेक करवा लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी और आप उनका सोल्यूशन निकाल लेंगे, बजाय इसके कि हिट एंड ट्रायल करें। आप आज ये सब्जेक्ट है, कल वो सब्जेक्ट, मेरा भाई सीनियर्स को लेकर टॉपर्स को लेकर देख के आपने ऑप्शनल ले लिया, ऐसा ना करें। ऑप्शनल चेंज करना कोई भी समझदारी नहीं है, आपके एफर्ट्स और ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि क्या है, अगर आप नया ऑप्शनल के बजाय आप जीएस में तैयारी करते, एससी में तैयारी करते, सामान्य हिंदी में तैयारी करते, तो आपकी संभावना और बढ़ जाती, बजाय इसकी कि आपने एफर्ट और डाइवर्ट कर दिया आपने। तो ऑप्शनल को चुनने का जो आधार हम मान सकते हैं, या तो वो सामान्य अध्ययन के पेपर्स में से कोई एक चुन सकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट वो करेगा, क्योंकि वो मुख्य परीक्षा में बाकी जीएस के पेपरों में भी करेगा जी सर, और वैकल्पिक में भी वो फायदा करेगा आपको। सर वो इंटरव्यू में बेनिफिट देगा आपको, क्योंकि इंटरव्यू में भी तो सर सवाल आपके ऑप्शनल से पूछे जाते हैं, और सर आपका ऑप्शनल जितना कंसोलिडेट रहेगा वो जीएस में भी हेल्प करेगा, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, तो सर आपकी वो सफलता की भी तरफ भी ले जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा। और बाकी अगर आप बताना चाहें, जो नए अभ्यर्थी एस्पिरेंट्स सब आएंगे इन परीक्षाओं की तैयारी में, तो प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर, मुख्य परीक्षा के स्तर पर वो किस तरह से अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं अभी? सर देखिए, सबसे पहले क्या है कि सबसे पहला जो काम है, सिलेबस लेके आइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आइए। सर आपको सारा सिलेबस और सारा ही क्वेश्चन पेपर अगर आपको याद है बाय हार्ट, तो सर वो बहुत आपको हेल्प करते हैं। आप न्यूज़ पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको ये पढ़ते टाइम ही समझ में आ जाएगा कि ये जो एग्जाम्पल आया है, ये जो इवेंट हुई है, ये कहाँ पर जाएगा। कोई साइबर अटैक हुआ है तो आप क्या माइंड में आएगा कि साइबर सिक्योरिटी का ये टॉपिक है, वहाँ पे इसको हम एग्जाम्पल कोट कर देंगे। कोई आईएएस ऑफिसर ने बहुत अच्छा काम किया है, आप उसको फ़ौरन माइंड में आएगा कि आप इस एग्जाम्पल को वहाँ पर कोट कर सकते हैं। जैसे आर्मस्ट्रांग पामे हैं, दूसरे लोग हैं, तो वो क्या होता है कि हम उसको कनेक्ट होता चला जाता है। कंपैशन है, इंटीग्रिटी है, मोरलिटी है, ये सब के एग्जाम्पल्स आप जितने करंट इवेंट के एग्जाम्पल डालेंगे, उससे एग्जाम में उतना ही पॉजिटिव जाएगा जितने एग्जाम्पल आप कलेक्ट कर लेंगे। और वो एग्जाम्पल आपको तभी समझ में आएंगे कि कौन सा टॉपिक है और कैसे कनेक्ट होगा, जब आपको सिलेबस पता है, सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तभी आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे। और जितना अच्छा कनेक्ट करेंगे उतना ही एग्जामिनर पे कि कैंडिडेट जो अपडेट है एकदम, और वो जितने एग्जाम्पल फ्लो चार्ट डालेंगे वो तभी कर पाएंगे आप जब आपको करंट इवेंट की जानकारी होगी। जी सर। और सर मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स स्टेज होती है उसमें आप सर जितना मेरे या तो आप ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं उनका आप टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन कर लें या ऑफलाइन कर लें, लेकिन आप टेस्ट सीरीज जरूर करें। जितना टेस्ट सीरीज आप करेंगे उतना ही आपकी प्रिसीजन आएगा, क्लैरिटी आएगी और स्कोर करने की भी संभावना बढ़ती रहेगी, और उसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे आप कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है आपने, तो आपको देख रहे हैं कि आप मेरा इतना स्कोर आ रहा है, ये रैंक आ रही है, तो एक लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी है, आप लगातार इंप्रूवमेंट की कोशिश करते रहेंगे। जी सर। ये तो हमारी हो गई प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की बात। अब एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डर रहता है अभ्यर्थियों के मन में कि मेंस के बाद में आता है इंटरव्यू का नंबर। जी सर। तो इंटरव्यू में जब आप गए, वहाँ आप एंटर होने के बाद से ही जो भी प्रक्रिया हुई है उसमें आप बताइए वहाँ कैसा फील हुआ और क्या क्या प्रश्न आपसे शुरुआती में पूछे गए? जी सर। जी सर। सर देखिए, मुझे इसमें जो अपनी जॉब मैंने की थी उसका भी बड़ा मतलब फ़ायदा मिला। दूसरा क्या है कि मैं सर लगातार 2-3 इंटरव्यू दे चुका था पहले, तो मुझे उसका भी एडवांटेज था। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप तैयारी जो आपने मेंस क्वालिफाई किया, आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई है, क्योंकि आप मेंस की तैयारी आपने कंप्लीट की है, तभी आप इंटरव्यू गए हैं। दूसरा क्या है कि आप कोचिंग में आप मॉक टेस्ट जरूर दे लें। उससे क्या होता है, आपका बैठने का और कन्वे करने का, मैसेज करने का, बॉडी लैंग्वेज है वो सर आपकी और क्लैरिटी आ जाती है। मॉक टेस्ट आप जरूर दें। मॉक इंटरव्यू पहले कर लेना चाहिए। जी जरूर कर लेना चाहिए, मॉक इंटरव्यू के बगैर बिल्कुल ना जाए। और ड्रेसिंग है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, मतलब प्रॉपर्ली क्लॉथ पहने और जो भी मैटर है उस पर ध्यान। मॉक इंटरव्यू आप जरूर दें।
जी। और तो इसमें जैसे आपका जो जब इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ज़्यादातर प्रश्न जो थे वो किस तरह के थे? सर देखिए, उसमें मेरा जो बोर्ड था इस बार श्रीवास्तव सर का था। श्रीवास्तव सर ने सर सबसे पहले पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था। फिर तो मैं बोला कि सर मैं अभी उससे तैयारी कर रहा हूँ। तो बोले तो खर्चा कैसे चलता है, पर टफ सवाल था। तो मैंने बोला सर कि वाइफ भी जो मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही हैं, घर वाले लोग हैं, ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो। मैंने सर मुश्किल का सवाल था तो, लेकिन सर मैं अभी घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मैं पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए अब आगे बताइए। तो फिर उन्होंने ऑप्शनल से सवाल पूछे। फिर सर कि आप करंट अफेयर में 2-4 सवाल उन्होंने पूछे। फिर यूपी स्पेशल के सवाल पूछे, गंगा नदी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। और फिर सर उस टाइम पे ही ये कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो उन्होंने एक सिचुएशनल सवाल पूछा कि कांवड़ यात्रा में ऐसे हो जाता है तो आप क्या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो सर उससे वो ठीक सेटिस्फाई हो गया और मुझे लगता है कि इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होंगे तभी सिलेक्शन हो गए। इस कांवड़ यात्रा वाले क्वेश्चन को एक बार पूरा डिटेल में बता दीजिए तो थोड़ा सा। तो सर ये सवाल थोड़ा सा वो ट्रिकी भी था कि वो कांवड़ यात्रा में मतलब कुछ एंटी सोशल, जैसे कांवड़ यात्रा चलती है तो उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आ गया, आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है या दूसरी टेंशन हो सकती है, तो आप कैसे उसको मैनेज करेंगे। सपोज कर लीजिए आप डिप्टी एसपी हैं और भाई जो हम हो भी गए, तो उन्होंने ये सवाल पूछा। तो मैंने कहा कि सर उसमें क्या करेंगे, हम अपने जो पुलिसमैन हैं उनको प्लेन क्लॉथ में उनको प्लांट कर देंगे जगह जगह। तो वो क्या करेंगे सर, वो उनकी जो एक्टिविटीज़ होगी वहाँ पे उनकी नज़र रखेंगे और वो हमें इन्फॉर्म करेंगे। तो बोले ठीक है। उसके अलावा बोले कि उसके अलावा बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने सर हम हमारे जो लोग होते हैं हम उनको ही इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे जैसे भी करके, इंटेलिजेंस करेंगे और उनको LIU है और जो सेंट्रल एजेंसी IB है और उन सबको हेल्प करेंगे। जी, उनकी हेल्प लेंगे। तो वो हैप्पी हो गए। तो उसमें एक सवाल आपका ये भी रहा होगा, जो जैसे आपने बताया होगा शुरू में कि जो IB की नौकरी है आपने वो छोड़ दी थी वहाँ, और फिर छोड़ने के बाद में उन्होंने पूछा कि छोड़ा उसके बाद में इतना लंबा गैप आपका हो गया है यहाँ तक। जी सर। तो आपको ऐसा नहीं कि मलाल नहीं हो रहा कभी तैयारी के दौरान कि भाई मैंने ये गलत छोड़ी, मुझे उसी में रहना चाहिए था मैं, क्योंकि लंबा समय बीतता है तो ऐसा लगता जाता है। आपकी सर बिल्कुल सही बात है। ये सवाल उन्होंने भी पूछा था सर। ये मुझे स्टार्टिंग में तो नहीं लगा कि लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन जब पैंडेमिक आया तो उस दरमियान में क्या हुआ कि यार ये तो कुछ रिस्की हो गया, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा स्लो हो गया तो उस तैयारी में। लेकिन फिर लगा कि थोड़ा सा ये कोविड भी चला गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्रुप बन गया, तो सर उसके बाद तैयारी से फिर मोटिवेशन आ गया। दरमियान में लगा था कोविड पैंडेमिक के टाइम पे कि थोड़ा सा कुछ रिस्की गलत हो गया है, लेकिन फिर सर अच्छा हो गया। साक्षात्कार में किस तरह से वहाँ पर प्रेशराइज भी किया जाता होगा, दबाव वगैरह भी बनाया जाता होगा अभ्यर्थी के ऊपर? सही कह रहे हैं सर। जैसे इंटरव्यू बोर्ड में अंदर गया तो उन्होंने उनके पास रहता है कि डिटेल के, मतलब हमने ग्रेजुएशन कब किया है, तो ग्रेजुएशन काफ़ी पहले का था। तो सर श्रीवास्तव सर डायरेक्ट कहते हैं हाँ बताइए अब तो क्या कर रहे थे। लेकिन उसके बाद तो मैं सर थोड़ा सा तो था कि भाई, तो सर मैंने बोला कि IB में जॉब कर रहा था मैं, 2010 में मैंने ज्वाइनिंग की, फिर 2015 में अक्टूबर में मैंने रिजाइन किया वहाँ से। तो बोले अच्छा चलो ठीक है फिर भी। तो फिर उन्होंने साइड में उनके हिस्ट्री के एक्सपर्ट थे, उन्होंने सवाल पूछा जो रिलेटिवली टफ सवाल था, लेकिन सर वो मैंने मेंस में राइटिंग कर उसको कर रखा था, तो उन्होंने बड़ा खुश हो गया, हाँ चलो ठीक है। फिर वो मैंने BSc किया साइंस से, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री से। फिर जो दूसरे एक्सपर्ट थे उन्होंने साइंस के कुछ सवाल पूछे। फिर कुछ जो श्रीवास्तव सर थे उन्होंने पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने सर ये इधर है थोड़ा गाँव से आते हैं। तो उन्होंने फिर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ सवाल पूछे। फिर सर इसी तरीके से उन्होंने थोड़ा ठीक हो गया। जी चलिए, ये बहुत सारी बातें हो गई जो इस परीक्षा से संबंधित थी, आपके लाइफ से भी कुछ कनेक्ट कर रही थी। जी सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर। और एक अंत में आप जो है अभ्यर्थी को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर देखिए, मैं वन लाइन में बस यही कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क है, गाइडेंस है, और ऊपर वाले से और जो अपने डाउन टू अर्थ रहेंगे तो सर, और सीनियर से गाइडेंस जरूर लें। उसी क्या होता है, सेल्फ स्टडी हम कितना भी कर लें, लेकिन थोड़ा सा एक गाइडेंस रहता है सीनियर्स का, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बना रहता है। जो हमने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किया तो प्रीलिम्स वालों से थोड़ा सा संपर्क में रहें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। हमारा प्रीलिम्स हो रहा है लेकिन मेंस नहीं हो रहा है, तो मेंस जिसने क्वालिफाई कर लिया आप उनसे थोड़ा संपर्क रखें, अपने आंसर राइटिंग उनको दिखाएं, उनसे डिस्कस करते रहें कि स्ट्रेटजी के बारे में, अपने मटीरियल के बारे में। तो सर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी स्ट्रेटजी में भी रिफाइनमेंट आएगा। देखिए, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है और जिसने नहीं किया, कुछ तो डिफरेंस है। जिसने मेंस क्वालिफाई किया, जिसने मेंस अपीयर किया है, दोनों में कुछ तो डिफरेंस आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई चूक हो जा रही है, वो कैंडिडेट को खुद नहीं पता चलता कि मैं कैंडिडेट चूक कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन जो सीनियर्स होते हैं या जिन्होंने वो स्टेज क्वालिफाई कर रखी है, या आपके टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, तो उससे क्या होगा कि आप वो चूक जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं वो बेहतर समझ सकते हैं और आप उस चूक को भी ओवरकम कर लेंगे,
तो आपकी सफलता की एक नई कहानी आ सकती है। एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं इसमें, जैसे उत्तर लेखन जब करेंगे आंसर राइटिंग, जी सर। तो आपने कोई मॉडल आंसर बनाया, जी सर। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन तो बहुत कम ही मान लीजिए प्रश्नों का, क्योंकि आजकल की सिचुएशन में ढालकर इन प्रश्नों को तैयार किया जाता है। जी सर। जी सर। चाहे किसी विषय का हो, जीएस में या कैसे भी। जी सर। तो आप उत्तर लेखन जब प्रैक्टिस करते हैं तो उनका आकलन आप कैसे करेंगे, स्वयं कैसे जांचेंगे कि ये कितना खरा उतर पाएगा? सर देखिए, मैं इसी बात में अभी मैं कह रहा था उसी बात को कि आप अपनी चूक को नहीं समझ पाते हैं। हम ये समझते हैं कि हम आइडियल लिख रहे हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं लिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम यूपीएससी टॉप करके होते, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो सीनियर्स हैं या जो दूसरे लोग हैं वही आपकी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये कोशिश आप लगातार करते रहिए। जो आपके सीनियर्स हैं आप उनको आंसर लिख के दिखाते रहिए। उससे क्या होगा कि जो आप खुद नहीं देख पा रहे हैं वो देख पाएंगे, और वो स्टेज को क्लियर करके गए तो वो आपसे बेहतर पोजीशन में है, उनको बेहतर अनुभव है, तो आप वो दिखाते रहेंगे तो आपकी जो मिस्टेक है वो रेक्टिफाई होती रहेंगे। और आप जो है, जो अभी हो रही थी, आप सामान्य हिंदी इग्नोर कर दिया, लेकिन जो सीनियर्स कहें नहीं सामान्य हिंदी पे ये मुहावरे कर लो और ये सब कर लो तो आपको इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसे में आप कोटेशंस डालो तो वो सीनियर्स ही इस बात को बता पाएंगे। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, लेकिन जब आप क्या होता है कि आप एग्जाम से सीखें, उससे बेहतर है कि आप एग्जाम से पहले ही मॉक टेस्ट में सीख लें वो बात, एग्जाम में जाके सीखें उससे पहले कि भाई जो आपकी मिस्टेक है वो रेक्टिफाई हो जाएंगी, तो फिर आप आगे इंप्रूवमेंट होता रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अंत में डिप्टी एसपी पद पर चयनित होने के लिए ढेर सारी मुबारकबाद आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, फिर अगले किसी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात आपसे होगी किसी और परीक्षा के बारे में। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।